आ रही ना? ठीक। ठीक है, थोड़ा बचा था, टीवी में स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा डिजाइन स्टेप लिख लो फटाफट, जो कल करा था हमने उसके डिजाइन स्टेप लिख लीजिए। ठीक है, स्टेप 1 देखना। अगर पहले स्टेप की मैं बात करूं, ठीक है, क्या पढ़ लो आप, पता है ना, ये बैलेंस सेक्शन की डिजाइनिंग बाय डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, जो आपका बैलेंस सेक्शन आपने कल AST1 ASC तीनों निकाले, उसके स्टेप्स कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पहले स्टेप में तो आप पता लगाओगे कि आपका सेक्शन सिंगली है या डबली है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक क्या निकालना पड़ेगा, BMU। ठीक है, BMU आप निकालोगे किसकी किसकी हेल्प से, WL²/K1। ठीक है, WUL²/K1 की, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका WUL²/K1। सिंपली सपोर्टेड के लिए 8, कैंटिलीवर के लिए 2, ये वैल्यूज हमने करी थी। ये हो गया डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। सेकेंड आप निकालने वाले हो MOR लिमिटिंग, उसके बाद यानी कैपेसिटी कितनी है आपके सेक्शन की, दैट इज फ्रॉम द QBD²। जब QBD² से आपने MOR लिमिटिंग निकाल दिया, देन आपको चेक करना है, इन दोनों में से आपको कंपेयर करना है कि सेक्शन आपका कौन सा है। एक बार तो कंपेयर हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, कि अगर आपका BMU लेस देन हो MOR लिमिटिंग से, तो हम लोग उस टाइम पे यूज करते हैं आपका सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन। लेकिन क्या होगा अगर आपका BMU ग्रेटर देन होगा, दैट इज MOR लिमिटिंग, तो यही केस हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आपको करना है डिजाइन डबली रेनफोर्स सेक्शन, डबली रेनफोर्स सेक्शन, जहां से हमने छोड़ा था पिछली बार। ठीक है, बीच में आपका एनालिसिस आपने पढ़ी डबली की, उसके बाद का स्टेप आपका ये है अब। ठीक है, लेस देन से छोड़ा था आपने, ग्रेटर देन वाला स्टेप आपका ये आ गया, बीच में आपने जस्ट एनालिसिस पढ़ी डबली रेनफोर्स सेक्शन की, कैसे आपको एनालाइज करना है डबली रेनफोर्स सेक्शन। तो ये हो गया आपका BMU MOR लिमिटिंग। अब आपको पता चल गया कि डबली रेनफोर्स सेक्शन आपको डिजाइन करना है, तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, कैलकुलेट AST1। यस, AST1, कैलकुलेट AST1। ठीक है, AST1 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला जरा बताना मुझे, क्या लिखूं यहाँ पे, MOR लिमिटिंग ना, पहला आपका लिमिटिंग के बेस पे होगा, तो MOR लिमिटिंग डिवाइडेड बाय 0.87 ऑफ FY JD। JD क्या है यहाँ पे, व्हाट इज JD, लीवर आर्म ओनली, JD इज द लीवर आर्म। ठीक है, ये हो गया आपका AST1। देन उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है फोर्थ स्टेप में AST2। लेकिन AST2 कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले BMU2 निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि बचा हुआ मोमेंट है, उसी के लिए तो AST2 और AST डिजाइन होते हैं। तो बचा हुआ मोमेंट निकालिए आप इसके बाद, जो कि है BMU2। ये निकलेगा आपका टोटल BMU माइनस MOR लिमिटिंग, इससे निकल जाएगा BMU2। देन स्टेप नंबर 5 में आप लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे AST2। अब आप निकालेंगे AST2। जब AST2 आपका निकलेगा तो अब बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, BMU2 और डिवाइडेड बाय 0.87 ऑफ FY इंटू लीवर आर्म क्या है यहाँ पे, अब D-DC, सेकंड वाले क्रॉस सेक्शन जो हमने कल डिस्कस किया था उसके लिए है। तो यहाँ पे लीवर आर्म आपकी JD नहीं होगी, लीवर आर्म आपकी यहाँ पे AST2 की आपकी लीवर आर्म होगी D-DC। ओके, देन उसके बाद AST2 निकल गया, तो आप टोटल AST इसके बाद निकाल ही सकते हो इजिली। आप करिए टोटल AST, और ये टोटल AST आपकी कैलकुलेट होके आएगी AST1 प्लस AST2, ये आपकी निकल के आ गई टोटल AST। ठीक है, टोटल AST निकालने के बाद आपने टेंशन साइड की स्टील तो डिजाइन कर ही दी है, अगला काम आपको क्या है, कॉम्प्रेशन साइड की स्टील को डिजाइन करना, यानी ASC निकालना, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ASC का आप फॉर्मूला देखोगे तो ASC आपका FSC पे डिपेंड कर रहा है, तो ASC निकालने से पहले FSC निकालना पड़ेगा। और FSC किससे निकलता है, स्ट्रेन पहले निकालना पड़ेगा ना, FSC निकालने से पहले, FSC निकालने से पहले एप्सिलॉन SC निकालना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 7 में आप निकालिए एप्सिलॉन SC, कैलकुलेट एप्सिलॉन SC। ठीक है, एप्सिलॉन SC आपको निकालना पड़ेगा। ये स्टेप आपका यहाँ पे हट जाएगा अगर आपका एप्सिलॉन SC वाला स्टेप हट जाएगा अगर आपका स्टील कौन सी है, माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील के केस में FSC की वैल्यू डायरेक्टली लिखा रखी है मैंने 270.5 न्यूटन पर mm²। ये अगर Fe415 या 500 स्टील यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आप एप्सिलॉन SC आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेस पे आपका FSC निकलेगा, कल हमने करा था क्वेश्चन। ठीक है, ये निकल गया आपका कैलकुलेट एप्सिलॉन SC। इसका फॉर्मूला क्या होगा, XU लिमिटिंग माइनस DC अपॉन XU लिमिटिंग इंटू 0.0035। स्ट्रेन कल आपने करा था ना, जो ट्राइंगल वाला लगाया था फॉर्मूला, उसी से निकला था ये, सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से।
यहाँ पे मैंने एक्सयू लिमिटिंग इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे आप डिजाइनिंग जब भी करोगे, डिजाइन एज अ बैलेंस सेक्शन ओनली, ठीक है। वो चीज हमने डब्ल्यूएसएम का चले, चाहे आपने सिंगली डब्ल्यू पढ़ा हो, चाहे आप एलएसएम का सिंगली डब्ल्यू पढ़ो, हमेशा डिजाइन में आप क्या करोगे, सेक्शन को क्या लेके चलोगे, बैलेंस सेक्शन, सिंपल सी बात है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक्सयू लिमिटिंग लेके चल दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 8, अगला है आपका स्टेप नंबर 8, यहाँ पे आपका है कैलकुलेट एफएससी फ्रॉम टेबल। कैलकुलेट एफएससी फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल आपको गिवन होगी एग्जाम में तो आपको दिया होगा उन्होंने, या आपके पास अगर कोई टेबल होगी तो जो मैंने कल करवा रखी है वहां से आप एफएससी कैलकुलेट कर लोगे। देन उसके बाद फाइनल स्टेप है आपका, अगला स्टेप में आपका तीसरा एरिया ऑफ स्टील डिजाइन करना, दैट इज एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन। और ये आपका एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन का फॉर्मूला अगेन आपका वही निकल के आएगा, BMU2, इसी के लिए डिजाइन कर रहे हो, डिवाइडेड बाई कितना रहेगा अब इसके बाद नीचे, एफएससी माइनस 0.45 एफसी के इंटू डी माइनस डीसी, एफएससी माइनस 0.45 ऑफ एफसी के इंटू डी माइनस डीसी। बस आपने डिजाइन कर दिया यहाँ पे, बस एएसटी निकाल दिया, एएससी आपने कैलकुलेट कर दिया, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं निकालना आपको यहाँ पे। यही चीजें थी जो आपको डिजाइन करनी थी, ठीक है। स्टेप्स लिखा दिए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 से 15 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर कोई वैल्यूज दे रखी है तो इजीली आप कर ही सकते हो, क्वेश्चन कराने की रिक्वायरमेंट तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे है। क्या करना है आपको, फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यूज आपको करनी है। सिंगली में आपने कराई था, डब्ल्यू में वहां कराई था आपने, डब्ल्यूएसएम में, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिक्कत नहीं करेगा। एफएससी निकालना मैंने आपको कल सिखाई दिया है, एफएससी आप इजीली निकाल सकते हो। और ये आपका एक्सयू लिमिटिंग यहाँ पे केडी कर देना, ये भी निकल जाएगा, ईएसटी भी आपका, ठीक है। के आपको पता है, डी आपको गिवन होगा, डीसी आपको गिवन होगा, तो एप्सिलॉन एसटी भी आप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो काफी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हेडिंग डालिएगा आप लोग टी बीम, ठीक है। मैं इसको लेफ्ट साइड अगर इरेज कर दूं, हो गया ना। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिएगा टी बीम। देखिए टी बीम की हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पढ़नी है। टी बीम कल रिवीजन करके आए आप लोग थोड़ा घर से, देखा पुराना टी बीम? हाँ, तो अगर देखा है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि वही थ्योरी वही है, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज जो आप कैलकुलेट करते हो, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज वो आप सेम कैलकुलेट करोगे जैसे आपने डब्ल्यूएसएम में कैलकुलेट किया। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करने का आपका एम क्या होता है, व्हाट इज द एम? अगर इफेक्टिव विड्थ आप निकालो बोलूंगा मैं, तो अगर आप रिवीजन करके आ रहे हो तो जरा मुझे बताइएगा, ये बीएफ हम लोग कैलकुलेट करते क्यों है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी बीएफ की? क्या? यस, स्ट्रेच डायग्राम क्या होता है, पैराबोलिक रहता है उस केस में। आपको करना क्या है, उसको लीनियर करना है स्ट्रेच डायग्राम को। तो हम लोग क्या करते हैं, बीएफ कल अगर मैं आपको याद हो तो मैंने बनाया था ना स्ट्रेच डायग्राम, ये फ्लैंज, सिर्फ फ्लैंज की बात चल रही है, ये फ्लैंज के लिए, क्योंकि बीएफ आप फ्लैंज के लिए ही निकालते हो। तो जब टोटल विड्थ आप कंसीडर करोगे तो स्ट्रेस का डायग्राम ये रहता है उस केस में। तो मैंने बोला था भाई एनालिसिस आपकी काफी टफ हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस का डायग्राम इतना पैराबोलिक रहेगा, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म जैसा रहेगा, तो आप लोग कैलकुलेट कैसे करोगे चीजें, ठीक है। दिक्कत आएगी ना यहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा, टोटल बी को काट के थोड़ा सा यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से भी काट दिया, और बोला ये बी एफ है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बोला इन्होंने अब यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। ये स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया इस केस में यहाँ पे, ठीक है। यही चीज समझाई थी मैंने आपको पिछली बार क्लास में। और इसके लिए फॉर्मुलेज भी मैंने ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूँ कि अगर आइसोलेटेड बीम हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, अगर आपकी स्लैब और बीम से साथ में हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, और डिराइव भी किया था हमने वहाँ पे, और कोडल प्रोविजन जो था उसको लिख भी लिया था, ठीक है। तो वो चीज आप देख लेना, अगर आपने रिवाइज कर रखा है तो बढ़िया, नहीं तो आप लोग घर में जाके देखना दोबारा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज टी बीम में, ठीक है। अब टी बीम में ऑब्वियसली बात है, एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस में आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है ना, बीम ही तो है टी बीम, टी बीम आपकी बीम ही तो है। टी बीम के बारे में भी डिस्कस किया था पूरी की पूरा, ठीक है, वो टॉपिक हमने कर ही रखा है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट हम लोग, आप लोग जस्ट हेडिंग डालना टी बीम या एनालिसिस ऑफ टी बीम, आप लोग हेडिंग डालिएगा एनालिसिस ऑफ टी बीम। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, कल से आपका कोडल प्रोविजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, कल जल्दी आ सकते हो मॉर्निंग में क्लास में? इससे ज्यादा एक्चुअली कल क्या हो रहा है, या तो क्लास फिर ऑफ ही करनी पड़ेगी, या फिर आप जल्दी आ पाओ तो क्लास ले पाऊंगा। हाँ टाइमिंग मतलब, हाँ 7 में सोच रहा हूँ। हाँ? एक ही दिन 8 से फिर मेरे को एक्चुअली एक ही घंटे की क्लास हो पाएगी उसमें, यही रह वो बोला यही रहता हूँ आसाम को
एक्चुअल में क्या है कि कल थोड़ा मेरा काम है मॉर्निंग में, ठीक है, तो मैं क्लास या तो फिर ऑफ ही करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ ऑफ ना हो, 1.5 घंटे 2 घंटे की भी क्लास हो, तो कम से कम बीम का कुछ पोर्शन निकल जाए आप लोगों का, कोडल प्रोविजन आज ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 दिनों में उसके बाद आप पहुंच जाओगे उनके इक्वल में, है ना। तो देख लो, मतलब आ सकते हो तो सभी, अगर पॉसिबल है, एक दिन के लिए पॉसिबल है तो आ सकते हो तो कर लेंगे। 7 बजे आज यहीं सो जाना, अगर कंबल वंबल शाम को लेके आना, इधर ही डाल के खोल जाना। जब मॉर्निंग में गेट खुलेगा जब मॉर्निंग में गेट खुलेगा तो सीधे यहीं उठ के मुंह धो के बैठ जाना क्लास में। अच्छा, हाँ एक दिन की बात है यार, कल उसके बाद अलावा बाकी तो क्लासेस आपकी वही टाइम से रहेंगी, 9-10 जो भी होगा टाइमिंग। हाँ 8 से 12 वो वाली क्लास भी आपकी जल्दी करवा देंगे, उसके बाद सर से बोल दूंगा, मैं बात करूंगा कि सर अगर आपको वहाँ पे, हाँ तो वो वाली क्लास आपकी जल्दी कर देंगे ना। उसके बाद वहाँ पे सर की क्लास कौन सी है, एक सर की क्लास चल रही है अभी आपकी, हाईवे शाम को है उनकी, और उनकी वो 12 बजे, हाँ वो भी पॉसिबल तो नहीं है जल्दी। या यूपीपीएससी वालों को पहले बुला के आपको पीछे बुलाऊं। आपकी दूसरी क्लास कितने बजे से रहती है, 11:45 से 2 ना, 12 बजे ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 के बाद अगर क्लास ले, आप लोगों का 2 के बाद कर दूं, यूपीपीएससी मॉर्निंग ले लेता हूँ फिर मैं बुला के, है ना। कल थोड़ा सा काम था मेरा ना, मैं सोचा था मॉर्निंग में आ जाओ, तो मॉर्निंग में, लेकिन अब कहीं कंफर्टेबल नहीं हो रहा। हाँ जी, क्लास का भी टाइमिंग ड्यूरेशन तुम्हारा लंबा जा रहा है ना फिर, 9 से 11, 11:30, 2। अगर सर 7, अगर देखो मैं सर से बात करता हूँ, अगर वो क्लास थोड़ा सा पहले करते हैं तो फिर देखते हैं, नहीं तो फिर मैं यूपीपीएससी पहले बुलाता हूँ, ठीक है। और क्या पता, अगर वैसे शेड्यूल चेंज होगा, वो तो मुझे नहीं पता अभी शेड्यूल का ना। 9 से, अच्छा 9 बजे ही चलेगी ये वाली क्लास अभी। हाँ नहीं, वो आज के लिए शेड्यूल है, देखते हैं क्या होता है, कल आज पूछूंगा मैं। अगर कल कोई और क्लास चलने वाली होगी, जीएससीएस आप लोगों की क्या पता, या कोई और क्लास है मंडे से क्या चलने वाली है। अच्छा मंडे को ओसीएफ भी तो नहीं पड़ती ना आपकी, शनिवार को। तो देखते हैं, मैं बताता हूँ फिर आप लोगों को टाइमिंग, ठीक है। अगर डिस्कशन करके कोई टाइमिंग निकलती है, नहीं तो फिर ऑफ ही कर दूंगा क्लास, मैं कल ले नहीं पाऊंगा क्लास उसके अलावा, ठीक है। 4 से 5, 5 क्लासेस में पहुंच जाओगे मुझे लग रहा है, बीम बॉन्ड तक पहुंच जाओगे 5 क्लासेस में। 5 क्लासेस यानी अगले हफ्ते के बाद से साथ ही बड़ी वाली क्लास में बैठोगे उसके बाद। हाँ नेक्स्ट वीक के बाद या नेक्स्ट वीक लास्ट क्लास, मतलब सैटरडे संडे फ्राइडे में अराउंड हो जाएगा तब तक, ठीक है। देखते हैं, देखो यही बचा था आपका एनालिसिस ऑफ टी बीम, लास्ट आपका बचा हुआ है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन भी करना है एक हमें, तो 1.5 घंटे में इसको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन भी करना है इसमें, तो थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे इसमें। यहाँ पे देखिए, अब एनालिसिस आपको करनी है, तो सबसे पहला तो वही काम है ना, टी बीम में आपकी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कहाँ पे जा रही है, वही चेक करना है हमें। पहला स्टेप आप निकालो एक्सयू लिमिटिंग, उसके बाद निकालोगे आप एक्सयू। लेकिन एक्सयू है कहाँ, फ्लेंज में है या वेब में है, ये तो पता ही नहीं है। तो 3 केस बनते हैं यहाँ पे, एक फ्लेंज का 2 वेब के केस, वहां पे आपने 2 ही केस पढ़े थे, यहाँ पे 3 केस बनते हैं। और प्योरली कोडल प्रोविजन वाले हैं दोनों केस पीछे वाले, समझना है आपको ढंग से, ठीक है, समझ जाओगे वैसे इजिली। यहाँ देखिए, पहला आपको स्टेप यहाँ पे कैलकुलेट करना है इसमें, स्टेप नंबर 1, एक्सयू लिमिटिंग। एक्सयू लिमिटिंग आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, जो कि फॉर्मूला आपका होता है के इंटू डी। अगर मैं बात करूँ के इंटू डी की, तो 0.53 ऑफ डी, 0.48 ऑफ डी, 0.46 ऑफ डी, दैट इज फॉर एफ ई 250, एफ ई 415, एफ ई 500। ये तो हो गया आपका पहला स्टेप, जिसमें आप एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको पता करना है कि सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है, या बैलेंस सेक्शन है, ठीक है ना। अगर पता नहीं करोगे तो आपका सेक्शन डिजाइन नहीं होगा। निकालना आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही है यहाँ पे भी। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करोगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। स्टेप नंबर 2 में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। जब आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे, तो देखते हैं इसमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में आपका कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो 3 केसेस हैं। पहला केस आप ले लो, केस 1 में, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन द फ्लैंज, जब आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां पे लाई कर रही है, फ्लैंज पे लाई कर रही है, ठीक है। केस 1 यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, केस 1, व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस
इज इन फ्लैंज, इस वाले को लिख लेना साथ साथ में क्योंकि ये इतना टफ है नहीं, सेम है, तो यहाँ पे आप कर लोगे इजिली, ठीक है। ये साथ साथ ही लिखते हुए चलो, काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। जब आपका केस 1 में न्यूट्रल एक्सिस अगर आपकी फ्लैंज पे लाई कर रही है, तो फ्लैंज पे लाई करने का मतलब क्या है, देखिए ये आपकी टी बीम है, दिस इज द टी बीम, ये टी बीम है, ओके। इस टी बीम में लेट अस कंसीडर आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज पे लाई कर रही है, मतलब यहाँ पे लाई कर रही है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपको पता ही है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आप लोग क्या करते हो, कंक्रीट कंसीडर करते हो, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आप लोग क्या करते हो, कंक्रीट को नेग्लेक्ट करते हैं और सीधे स्टील प्रोवाइड करेंगे बॉटम पे ना। तो ये आपका हो जाएगा स्टील जो हम प्रोवाइड करेंगे बॉटम पे, और यहाँ हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कंक्रीट, ये आपका हो जाएगा कंक्रीट, ठीक है। और इसके नीचे की कंक्रीट आप लोग नेग्लेक्ट करके चलोगे, ये आप करके चलोगे नेग्लेक्ट, ठीक है। तो जरा देखो जरा सेक्शन को आप अच्छे से, यूनिफॉर्म सेक्शन है, कंक्रीट आप देखिए डायमेंशन तो चेंज हो नहीं रही है ना। अगर विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ये है, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज यही रह रही थी आपकी, यहाँ पे कोई सेम ही रह रही है। और स्टील आपने कहाँ प्रोवाइड कर रखी है, बॉटम पे प्रोवाइड कर रखी है। तो ये सेक्शन आपका ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं हो गया जो आपने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन किया था, सिमिलर तो है ना। ये आप देखिए, इसको मत देखो, ये क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे, इसको मत देखो क्योंकि ये आपने नेग्लेक्ट कर रखा है कॉन्क्रीट ना यहाँ पे। आप सिर्फ और सिर्फ आपको इतना देखना है और साथ में आपको स्टील देखनी है। तो अगर अब मैं बात करूं इस वाले सेक्शन की जो ये डिस्कस किया था आपने, तो इसमें भी तो यही था, यहाँ बॉटम पे स्टील थी, यहाँ टॉप में कंक्रीट था, और यहाँ पे डेप्थ चेंज, विड्थ और डेप्थ चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ पे विड्थ और डेप्थ चेंज नहीं हो रही, बस यहाँ पे ये डायमेंशन थोड़ी सी बड़ी होगी, और क्या चेंजेस है इसमें, सेम है ना। सेम फॉर्मूले बनेंगे जो आपने पहले डिस्कस किया था सिंगली रेनफोर्स के, बस चेंज कहाँ पे आएगा, बी की जगह बी एफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, बाकी फॉर्मूले सारे के सारे सेम रहेंगे। अगर ये आपकी एक्सयू है, दैट इज द एक्सयू, यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप कॉम्बिनेशन फाइबर, और स्मॉल डी अगर आपका कुछ भी है, ठीक है, छोड़ते हैं इसको। अगर इसका आप स्ट्रेच डायग्राम प्लॉट करेंगे, तो स्ट्रेच डायग्राम इसका क्या निकल के आएगा, देखिए ये आपका कहाँ तक जाएगा, सेंट्रोइड ऑफ द रेनफोर्समेंट तक। जब रेनफोर्समेंट के सेंट्रोइड तक अगर आप इसको बनाओगे, तो ये आपका स्ट्रेस फोर्स, एक फोर्स यहाँ पे निकलेगा टेंशन फोर्स, दूसरा फोर्स आपका यहाँ पे निकलेगा। और स्ट्रेच डायग्राम कैसा बनेगा आपको बताइए, पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर, ये हो गया पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर स्ट्रेच डायग्राम बन के आ गया इसका, ठीक है। तो केस देखिए सेम ही है, क्या अंतर है इसमें, अगर AST ये है और डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैं कंसीडर करूं 0.87 ऑफ FY इन केस ऑफ द टेंशन, और कॉम्प्रेशन के केस में 0.45 ऑफ FCK, यही थी कॉम्प्रेशन के केस में, ठीक है। यहाँ तक आपका ये रेक्टेंगुलर, देन यहाँ से नीचे ये पैराबोलिक हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन आप कंसीडर कर लीजिए पैराबोलिक, ये पैराबोलिक, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सी फोर्स की, टोटल सी फोर्स आपका निकल के आएगा, टोटल सी फोर्स जो आप कंसीडर करोगे यहाँ पे, दैट सी फोर्स विल बी हाउ मच, 0.36 FCK बी F इंटू XU, बस चेंजेस इतना ही है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। लीवर आर्म आपकी सेम रहने वाली है, लीवर आर्म में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जो लीवर आर्म आपने निकाली थी पहले, वही लीवर आर्म D माइनस 0.42 ऑफ XU, यही लीवर आर्म लेने वाली है, लीवर आर्म में चेंज नहीं आएगा। तो और आपका टेंशन जो फोर्स आपका निकलेगा, ये टेंशन फोर्स यहाँ पे कितना निकलेगा आपका, अगेन 0.87 FY इंटू AST, ये आपका निकल के आ जाएगा टेंशन फोर्स। टी फोर्स निकल गया, सी फोर्स निकल गया, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना है आपको, सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स ओनली। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे जब आप, तो यहाँ पे एक्स ए कैलकुलेट करोगे, एक्स ए निकालने के लिए सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स आपको करना है। तो सी फोर्स आपका आ गया 0.36 FCK बी सफिक्स एफ XU इक्वल टू 0.87 ऑफ FY AST, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा XU, ठीक है। XU यहाँ से निकल के आ गया आपका। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल। अगला आपको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि निकलेगा आपका, पहला निकलेगा 0.36 FCK बी सफिक्स एफ XU इंटू D माइनस 0.42 XU, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा आपका फोर्स कितना है, 0.87 ऑफ FY AST इंटू D माइनस 0.42 ऑफ XU, सिंपल, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने कॉम्प्रेशन और टेंशन साइड से, दोनों साइड से निकाल के बता दिया यहाँ पे, ठीक है।
अगर यहाँ पे डिजाइन फॉर्मूला की मैं बात करूं, अगर आपसे बोली वो डिजाइन करिए तो डिजाइन फॉर्मूला भी वही वाला वैलिड होगा जो सिंगली के लिए निकल के आया था, डिजाइन फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं डिजाइन फॉर्मूला की, तो डिजाइन फॉर्मूला में आप निकालोगे क्या, सिर्फ और सिर्फ एएसटी निकालोगे, है ना। एएसटी के लिए फॉर्मूला हमने क्या निकाला था पहले, बीएमयू अपॉन 0.87 ऑफ एफ वाई जेडी, यही फॉर्मूला निकाला था आपने इससे पहले, ठीक है। अगर बीएमयू की आप वैल्यू रखो जरा यहाँ पे, ये वाली वैल्यू बीएमयू की रख दो, 0.36 एफ सी के बी एफ इंटू एक्स यू डिवाइडेड बाई 0.87 ऑफ एफ वाई। जेडी लीवर आर्म है, ये भी लीवर आर्म है, कट जाएंगे आपस में, ठीक है। जेडी आपका लीवर आर्म है, जे होता है आपका 1 - k/3, जब उसको आप खोलोगे पूरा तो आपका, सॉरी यहाँ पे जे होता है आपका 1 - 0.42 k, जब उसका पूरा खोलोगे तो D - 0.42 एक्स यू ही निकल के आएगा, जेडी भी, ठीक है। तो ये आपका कट गए दोनों, जेडी भी कट गया आपका, ये बीएमयू आपका 0.36 एफ सी के बी एफ एक्स यू अपॉन 0.87 एफ आई आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया डिजाइन फॉर्मूला, इसको फटाफट कर लो, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगर क्वेश्चन आएगा इसमें टी बीम से तो 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा आता है, क्योंकि चेक करना पड़ता है हर एक केस में, केस 1, केस 2, केस 3। अगर आपका केस 1 में पास हो गया तब तो ठीक है, आगे चेक नहीं करना, फिर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। अगर आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा तो ध्यान रखना वो लास्ट वाले केस में जाके पास होगा, लेकिन लास्ट वाले केस में पास हो गया ना अगर, तो ऐसा नहीं है कि पहला वाला केस स्किप कर दो, मार्क्स कट जाएंगे। आपको सारे केसेस में चेक करना पड़ेगा, अगर सब केस, 2 केस अगर फुलफिल नहीं हो रहे तो थर्ड वाले केस में आप चेक करोगे, अगर वहां पास हो गया देन उसके बाद डिजाइन करोगे आप, ठीक है। तो ये केसेस सारे इंपॉर्टेंट है, सभी केसेस आपके आ सकते हैं एग्जाम में, तो टीबीएम का एक पूरा क्वेश्चन आएगा, तो ये जितना एनालिसिस चल रही सभी के बेस पे आएगा। नोट्स संभाल के रखना भाई, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये नोट्स खो गए और किताब खोल के ये डेरिवेशन कभी प्रीलिम से निकल गया किसी जगह किसी का, ये क्वेश्चन खोलने बैठ गए, देख लेना उसके बाद वहां पे डेरिवेशन देखना बुक्स में कैसे दे रखा डेरिवेशन। मैं कुछ बोलता हूँ ना, मेरे को समझ में नहीं आता, कई जगह डेरिवेशन, कई जगह क्या आता ही नहीं है भाई, कई जगह वो डब्ल्यू रेनफोर्सेशन का पता नहीं कुछ भी कर रखा है उन्होंने, तो आधा देखो उसके बाद लगता है छोड़ो उसको। हाँ, बुक्स में अलग अलग है ना बुक्स में। हाँ, नीलम शर्मा में, हाँ मे बी नीलम शर्मा तो एक नॉर्मल वाली बुक है ना जो बीटेक के लिए, लेकिन इसके लिए पिल्लई जो बुक है ना और बीसी पुनमिया, वो स्टैंडर्ड ज्यादा मानी जाती है देखा जाए तो। अच्छा सॉरी, आपका तो पॉलिटेक्निक में, अच्छा हाँ, हाँ, उसमें बीटेक का भी है नीलम शर्मा में। अच्छा आपका बीटेक भी है, ओके, सही है, यूकेपीएससी भी दोगे फिर एग्जाम, ए दोनों जेई ए, गजब। तुम्हारी पोस्टें आ गई है इसमें, निकल गई हैं पोस्टें। हाँ, ए की तो कब की आ गई थी वो, जेई की पोस्ट रिड्यूस हुई है कोई। हो रही ना, कोई सुनने में आ रहा है कि पोस्ट उन्होंने 400, अच्छा, उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी रहेगा पूरा, मैकेनिकल सिविल एक ही साथ, पोस्ट तो टोटल एक ही साथ आएंगी ना, 600 आएंगी तो उसमें जुड़ी रहेंगी सबकी। अच्छा हाँ मैं भी,
हाँ यार, उन बेचारों की आनी चाहिए, वैसे कभी आती नहीं मैकेनिकल वाली, इलेक्ट्रिकल। एक्सयू लिमिटिंग वाला स्टेप यही है। अगला स्टेप हम लोग देखते हैं, केस नंबर 2। अब यहाँ पे जरा देख लेना, लिख लोगे थोड़ी देर बाद, ये केस समझ लो अच्छे से, दूसरा केस उसके बाद इजी बैठ जाएगा, कुछ नहीं है। केस 2 लिखना पहले, आप एक एक लाइन लिखो पहले। केस 2, केस 2 लिखेगा और उसमें लिखेगा जरा अंदर केस 2 में, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब पोर्शन, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब पोर्शन। अगर न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेब में है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सयू इज ग्रेटर देन डीएफ, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज ना, डीएफ आपका फ्लैंज मैक्सिमम थिकनेस डीएफ है। अगर डीएफ से ऊपर अगर एक्सयू हो गया तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस में जाएगा। और केस बनेगा पहला वाला आपका, डीएफ इज लेस देन 3/7 ऑफ एक्सयू। इसको भी लिखो, एक्सयू इज ग्रेटर देन डीएफ एंड डीएफ इज लेस देन 3/7 ऑफ एक्सयू। ठीक है, ये केस देखना, पहला केस है ये, XU is greater than DF and DF is less than 3/7 of XU। इसमें एक लाइन लिखिएगा, इन दिस केस, लाइन लिखिएगा इसमें, इन दिस केस। हाँ मतलब इसी के अंदर लिखना है आपको, पहले ये लिख लीजिए उसके बाद लिख लीजिए, पहले पहला क्या कुछ नहीं कर, इसके आगे लिख देना। इन दिस केस द फ्लैंज इज विद इन दिस केस द फ्लैंज इज विद इन rectangular portion of stress diagram, flange is within rectangular portion of stress diagram, so the stress in flange, so the stress in flange equal to 0.45 of FCK, so the stress in flange equal to 0.45 of FCK। अब जरा पेन साइड में रख के ध्यान से समझिए इसके पॉइंट्स आपके, एक बार बेस पकड़ लिया आपने तो क्वेश्चन आपका फिर ये इतना टफ नहीं है, डायरेक्ट देखोगे तो काफी टफ लगता है। ठीक है, करवाते भी टफ है, मैंने सेक्शन को ब्रेक कर रखा है पूरा, ब्रेक करके बताऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, तो आप इजी समझ जाओगे इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये वाला फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, कि आपका बोला इसने कि अगर डीएफ इज लेस देन 3/7 ऑफ एक्सयू है तो उस केस में आपका जो डीएफ है आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन में आ रहा है। ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ देखिए, अगर आपको पता होगा तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्ट्रेस डायग्राम है आपका, ये स्ट्रेस डायग्राम बन के आता है। ध्यान से देखना, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, प्रॉब्लम में आते हैं वो लोग, नहीं कर पाते हैं चीजें। आपको पता है ये पोर्शन आपका है 3/7 ऑफ एक्सयू और ये वाला पोर्शन है आपको पता है 4/7 ऑफ एक्सयू। मैं दोनों केसेस का साथ में समझा देता हूँ, ये वाला केस और इससे अगला वाला केस जो आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखना, डीएफ आपका है, ये बोल रहा अगर डीएफ 3/7 ऑफ एक्सयू है, यानी डीएफ की वैल्यू 3/7 ऑफ एक्सयू से कम है, कह रहा है। ये कितना, 3/7 ऑफ एक्सयू। अगर डीएफ आपका 3/7 ऑफ एक्सयू से कम है तो कहीं यहां लाई करेगा, नहीं करेगा? जरा समझना जरा, अगर डीएफ आपका इस वैल्यू से 3/7 ऑफ एक्सयू इतनी है, ये बोल रहा है इससे कम है डीएफ, तो इसका मतलब डीएफ आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो डीएफ में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं होगा? होगा नहीं होगा डीएफ में रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन? सबके समझ में आया ये चीज? अगर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप इजीली निकाल सकते हो अपने, जो भी चीज निकालना है, फोर्स निकालना है, उसमें कुछ भी निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हो उस केस में। ठीक है, सेकंड केस आएगा आपका इसके बाद, वो बोलेगा आपका डीएफ इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्सयू। ठीक है, यानी डीएफ इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्सयू, यानी 3/7 ऑफ एक्सयू यहां तक है, तो डीएफ मतलब कहीं यहां लाई कर रहा होगा, है ना? अब अगर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे फ्लैंज में, तो देखिए रेक्टेंगुलर तो पूरा आ रहा है, साथ में आपका ये पैराबोलिक पोर्शन भी आ रहा है। तो पैराबोलिक पोर्शन आने का रीजन, पैराबोलिक पोर्शन आने से क्या होगा आपका, कि अगर पैराबोलिक पोर्शन आ गया तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अब नॉन यूनिफॉर्म बन गया। रेक्टेंगल तक तो यूनिफॉर्म है लेकिन पैराबोला तो नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर रखा है वो हम पढ़ेंगे अगली बार में। आपको ये चीज समझ में आई तो बताओ, अभी किसी को दिक्कत है दोबारा बताओ इसको, यस बोल दो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। आपको आ गई ना? ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला केस।
देन उसके बाद अब देखिए इसके एनालिसिस हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहली बात तो कभी भी अगर आपकी लिमिट स्टेट मेथड में अगर न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेब में लाई करेगी, तो वहां पे आपका जो वेब है और फ्लैंज है वो आपका इंडिविजुअली बिहेव करेगा। इंडिविजुअली बिहेव करने का मतलब क्या है समझते हैं। देखिए डायग्राम में यहाँ पे बना लेता हूँ इसका, ठीक है। ये आपका वेब का पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द वेब। और फ्लैंज अब की बार आपका ये रहेंगे इसमें, थोड़ा सा मैं बड़े बना लेता हूँ तो वहां पे वो नहीं दिक्कत आती है, ठीक है। ये होंगे फ्लैंज आपके, ये आपका रहेगा फ्लैंज अब, ठीक है। ये फ्लैंज रहेगा आपका, ये वेब। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हुआ क्या, इससे पहले हमारा ये लाइन हमारी हटती थी ना, ये पूरा का पूरा फ्लैंज मान के चलते थे। लेकिन कोड ने बोला अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाई कर रही, तो इसका मतलब आप क्या करो, वेब आपका इस केस में इंडिविजुअली बिहेव करेगा, यानी पूरा का पूरा वेब हो गया अभी। और फ्लैंज वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ जो मैंने ये इससे बना रखा है, ठीक है, ये आपका फ्लैंज कहलाएगा। मैं इसको रेड से हैच कर रहा हूँ तो आप देखिए, अब आपके पास जो फ्लैंज वाला पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन ही है सिर्फ और सिर्फ जो फ्लैंज कहलाएगा। ये पोर्शन, साथ में आपका ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका सिर्फ और सिर्फ फ्लैंज कहलाएगा, ठीक है। और वेब की अगर मैं बात करूं तो वेब आपका, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका वेब है, ठीक है। अगर न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेब में लाई कर रही, तो लेट अस कंसीडर कि आपका न्यूट्रल एक्सिस में यहाँ पे लाई कर रही है, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, वेब में लाई कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे बॉटम पे, यहाँ आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। और जो कॉन्क्रीट है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आप लोग क्या करते हो, नेग्लेक्ट करके चलते हो। तो कॉन्क्रीट वाला पोर्शन आपका वेब में कितना हो गया, ये आपका कॉन्क्रीट का पोर्शन हो गया वेब में। दिस इज द पोर्शन ऑफ द कॉन्क्रीट विच इज इन वेब, ठीक है। अब आपको इसके लिए डिजाइनिंग करनी है यहाँ पे परफॉर्म, ठीक है। अब फ्लैंज की पोर्शन की मैं बात करूं, निकाल के बताइए फ्लैंज कितना होगा। तो देखिए अगर विड्थ ऑफ वेब इतनी है, ठीक है, और अगर इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज अगर मैं बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल विड्थ माइनस बीडब्ल्यू हो जाएगा ना। टोटल विड्थ माइनस बीडब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, या आप बोल सकते हो बीएफ माइनस बीडब्ल्यू। सिंपल सी बात है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज में से आपको बीडब्ल्यू घटाना पड़ेगा। तो अगर मैं फ्लैंज की विड्थ की मैं बात करूं, तो ये हो जाएगा आपका बीएफ माइनस बीडब्ल्यू, ये डिस्टेंस आपकी और ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी यहाँ से। यहाँ पे देखना जरा, अब देखिए ये फ्लैंज, ये फ्लैंज और ये वेब, इसके लिए आपको एनालाइज करना है। जो फोर्सेज यहाँ पे होंगे वो सारे के सारे फोर्सेज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। मैं इस सेक्शन को ब्रेक करके दिखाता हूँ कि ये सेक्शन आपका एक्चुअल में दिखता कैसे है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहीं पे बना रहा हूं मैं इसको, ये हो गया आपका वेब वाला पोर्शन, ठीक है। दिस इज द पोर्शन ऑफ द वेब, वेब का पोर्शन है, जो ये सेंटर वाला पोर्शन है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे लाई कर रही है, कहीं पे यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है, और रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्क्रीट आपका इसमें ये प्लेस कर रखा है आपने, कॉन्क्रीट इसमें, दिस इज द कॉन्क्रीट, ओके। और जो फ्लैंज वाला पोर्शन है आपका, फ्लैंज वाला पोर्शन, ये फ्लैंज वाला पोर्शन है, ये पोर्शन हो गया, और थोड़ा सा गैप है बीच में, और ये पोर्शन हो गया उसके बाद, ठीक है। दैट इज द पोर्शन ऑफ द फ्लैंज। और ये पोर्शन में ये आपकी विड्थ ऑफ वेब है, और ये हो जाएगी आपकी बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, ठीक है। और ये हो जाएगी इसकी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज डी एफ, है ना, डी एफ ही होगी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। इसके लिए आपने ए एस टी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, वो होगा नहीं ऐसा, लेकिन ए एस टी ही टोटल होगा। मैं कर रहा हूँ ए एस टी वन, जो आपने वेब के लिए प्रोवाइड करी। और फ्लैंज के लिए आपने, मैं बोल रहा हूँ आपने ए एस टी प्रोवाइड कर दी ए एस टी टू, ठीक है। ये कंडीशन में इमेजिनरी है, कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए एस टी और ए एस टी टू यहाँ पे अलग अलग नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ ए एस टी होंगे। समझाने के लिए मैंने सिर्फ बना रखा है ये ए एस टी वन और ए एस टी टू। ये हो जाएगा आपका ए एस टी टू, ठीक है, इसका सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड, ये आपका ए एस टी टू, ठीक है, ये आपका ए एस टी टू, ये हो गया ए एस टी टू। तो ये आपका सेक्शन है एक्चुअल, वो यानी वेब है। वेब में आपने टेंशन साइड में स्टील प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। इन सिमिलर वे यहाँ पे आपका ये फ्लैंज है, फ्लैंज में भी आपने टेंशन साइड में स्टील प्रोवाइड कर रखी है। वैसे एक्चुअल में ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू आपका ए एस टी टू ए एस टी ही है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं है एक्चुअल कंडीशन में। देन उसके बाद अब यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाने का मेन रीजन क्या है, डायग्राम बनाने का रीजन है आपका यहाँ पे कि आप मुझे बताइए फोर्सेज आपको कौन कौन से कैलकुलेट करके निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने फोर्सेज निकालूं यहाँ पे, जरा बताना मुझे, हाउ मच फोर्सेज, सोचिए जरा, फोर्सेज कितने निकलेंगे इन दोनों डायग्राम में बना के, मुझे 3 4 5 6 जरा बताना मुझे सोच के।
कितने 3 ना, ओनली 3 तो है। अगर आपको पता होगा तो एक तो फोर्स आपका यहाँ पे निकलेगा कॉम्प्रेसिव फोर्स एक आपका यहाँ पे निकलेगा, दूसरा आपका टेंशन फोर्स इन दोनों का आपका निकलेगा जो कि आपका यहाँ पे निकलेगा, अलग अलग नहीं है वो, ठीक है, टी फोर्स हो गया टोटल हो। तीसरा फोर्स आपका निकलेगा इस वाले में फ्लैंज पे, यहाँ पे निकलेगा तीसरा फोर्स, ये निकलेगा आपका C1 और ये निकलेगा आपका C2। ये आपके फोर्सेस कैलकुलेट होने वाले हैं इस केस में, C1 C2 और T, 3 फोर्सेस हैं जो आपको निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे C1 निकालिए तो C1 आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। ये सेक्शन कौन सा है जो आप अभी तक करते हुए आ रहे हो सिंगली रेनफोर्स में, वही तो सेक्शन है ये। तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, चेंज किस में आएगा जरा बताना यहाँ पे। यस, सिर्फ और सिर्फ BW होगा वहां पे चेंज, ठीक है, और बाकी इसके अलावा कोई चेंज नहीं होना। जो विड्थ है वो विड्थ आपकी BW ले ली हमने यहाँ पे, वही चेंज होगी वहां पे, बाकी इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये केस आप समझ गए, C1 आप निकाल लोगे, T आप इजीली निकाल लोगे 0.87 FY इंटू AST, ये भी टफ नहीं है। थर्ड आपका C2 है, C2 कैसे निकलेगा अभी देखते हैं इसको, ठीक है। तो जरा देखना इसको, यहाँ पे मैं इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बना रहा हूँ। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं बनाऊंगा इसका, तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा निकल के आएगा, पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर। ये आपका पोर्शन है कंक्रीट का, ये मैंने ना एक्चुअल में बहुत ही नीचे बना दिया, काफी बड़ा बन के आएगा डायग्राम इसका। कंक्रीट काफी नीचे कंसीडर कर लिया मैंने, ठीक है। 0.87 ऑफ FY, दैट इज अ डिजाइन स्ट्रेस इन द स्टील, और यहाँ से स्टार्ट होगा आपका स्ट्रेस का डायग्राम बनना, और ये बनेगा आपका पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर। ये पार्टली पैराबोलिक, देन उसके बाद पार्टली रेक्टेंगुलर, यानी बड़ा ही बन गया, चलो जो भी होगा ठीक है। ये हो गया पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो DF वाले पोर्शन को मैंने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के कहाँ रख रखा है, रेक्टेंगुलर वाले पोर्शन पे रख रखा है, वही ये केस भी कह रहा है, वही ये केस भी कह रहा है। जो ये डायग्राम है देखिए, जो मैंने ये डायग्राम बना रखा है पहला वाला, ये डायग्राम है आपका पूरे वेब वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम है, ठीक है। यानी वेब वाले के लिए मैं डायग्राम बताऊं आपको, तो ये डायग्राम आपका पूरा वेब के लिए है, ठीक है। वेब के लिए आपने ये डायग्राम बना के रख दिया। अब देखो फ्लैंज वाला पोर्शन है जो रेड से मैंने हैच कर रखा है, वो पोर्शन आपका लाई करेगा यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के, वो आपका लाई करेगा इस वाले रीजन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के, यहाँ पे लाई करेगा। समझ में आया सबके, सबके समझ में आया। अब देखिए जरा आप C4 से निकाल के बताइए, जब C4 आप निकालोगे तो लेट अस कंसीडर C4 आपका यहाँ पे निकल रहा है, दैट इज द C1 फोर्स। हाँ, C1 फोर्स आपका वही चीज है, इस वाले की बात चल रही है, तो इस वाले में आपका सेम चीज आएगी, 0.36 FC के BW इंटू XU, बी की जगह BW हो गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसमें। T फोर्स अगर आप निकालोगे यहाँ पे, T फोर्स की मैं बात करूं तो ये T फोर्स कितना निकलेगा आपका, 0.87 ऑफ FY इंटू AST। बहुत बढ़िया, ये आपका T फोर्स निकल के आ गया। अगला काम क्या है, अगला काम है हमारा C2 फोर्स निकालना ना, अगला काम है आपका C2 फोर्स निकालना, ठीक है। और C2 फोर्स किसके लिए आपका, C2 फोर्स है आपका फ्लैंज वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। तो C2 फोर्स लेट अस कंसीडर, मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे एक्ट कर रहा है, C2 फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, C2 फोर्स आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेस कितना है आपका, 0.45 ऑफ FCK। तो ये फोर्स आपका निकलेगा कैसे, निकलेगा कैसे आपका, स्ट्रेस इंटू एरिया से। सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस कितना है आपका 0.45 FCK, और एरिया क्या होगा इसका, BF BW इंटू DF, है ना, BF माइनस BW इंटू DF। तो इजी सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका देखिए, ये निकलेगा आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस है आपका 0.45 FCK, 0.45 FCK। एक सेकंड रुकना, तो यहाँ पे जगह नहीं हो रही, थोड़ा सा ऊपर पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0.45 ऑफ FCK, ये तो हो गया आपका स्ट्रेस। दूसरा आपको क्या करना है, एरिया, BF माइनस BW इंटू DF, ये कितनी है, DF है, दैट इज DF। एरिया आपका निकल के आ गया, ठीक है। ये हो गया BF माइनस BW इंटू एरिया आपका है DF। सिंपल सा है, कुछ भी दिक्कत आई तो बताओ किसी को। यहाँ पे रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है क्या होता है, विड्थ इंटू डेप्थ, और आपने स्ट्रेसेस आपको पता ही है, कंक्रीट में स्ट्रेसेस 0.45 FCK लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया स्ट्रेस इंटू एरिया C2। अब देखिए लीवर आर्म्स की मैं बात करूं, लीवर आर्म आपका, पहली लीवर आर्म तो आपकी यहाँ पे निकलेगी लीवर आर्म 1, जो कि आपकी वही है D माइनस 0.42 XU, सेम रहने वाली है D माइनस 0.42 ऑफ XU। दूसरी लीवर आर्म जरा मुझे बताना, कॉन्सेप्ट तुम्हारे कितने क्लियर हैं, देखो जरा। दूसरी लीवर आर्म में कितनी कितनी रखूं यहाँ पे, ये वाली लीवर आर्म, दैट इज लीवर आर्म 2, D माइनस, यस वेरी गुड, D माइनस DF बाई 2,
क्योंकि ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो जो C2 फोर्स आपका एक्ट करेगा वो इसके सेंट्रोइड में करेगा, और रेक्टेंगल का सेंट्रोइड होता है डेप्थ बाई 2 पे, ठीक है। तो डेप्थ बाई 2 पे, ये डेप्थ बाई 2 डिस्टेंस है, ये भी डेप्थ बाई 2 डिस्टेंस है। आपको करना क्या है यहाँ पे, d माइनस df/2 कर दो, आधा कर दो, तो ये आपका ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका d माइनस df/2, लीवर आर्म 2। ये आपका देखो C1 फोर्स निकल गया, C2 फोर्स निकल गया, लीवर आर्म 1 निकल गई, लीवर आर्म 2 निकल गई। कोई कैलकुलेशन ऐसी बची जो आपको डिजाइनिंग करने से रोकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप इजिली कर लोगे यहाँ पे इसको, है ना। तो टी फोर्स आपका निकल के आ गया 0.87 ऑफ Fy AST, ठीक है। बाकी इसके अलावा अब देखो AST1 और AST2, मैंने बोला था वैसे आपका ये टी फोर्स आपका क्या होगा, टोटल टी फोर्स ही है, आपको हमेशा टोटल टी फोर्स दिया रहेगा। अगर कभी उसने अलग दे ही दिया कि बोला भाई फ्लैंज के लिए अलग ले लो, वेब के लिए अलग ले लो, तो आप लोग सीधे निकाल सकते हो उसको भी। T1 इक्वल टू हो जाएगा 0.87 ऑफ Fy AST1, T2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.87 ऑफ Fy AST2, ठीक है। अब देखिए जरा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर आपको निकालनी पड़ेगी, XA अगर आपको निकालना है इस केस में, तो XA निकालने के लिए क्या होगा, टोटल C फोर्स इक्वल टू टोटल T फोर्स। तो यानी टोटल C फोर्स कितना है आपका, C1 प्लस C2 इक्वल टू टोटल T फोर्स, और C1 आपका है यहाँ पे देखिए 0.36 FCK BW इंटू XU, यस, और उसके अलावा प्लस 0.45 ऑफ FCK BF माइनस BW इंटू DF इक्वल टू टोटल टी फोर्स आपका कितना है 0.87 ऑफ Fy इंटू AST। ये आपका निकल के आ गया टोटल टी फोर्स, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए इसके बाद। अगला है आपका बी में, ये हो गया A, ठीक है, दिस इज A। नेक्स्ट निकालिए आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, कॉम्पोनेंट साइड से C1 इंटू लीवर आर्म 1, C1 के लिए लीवर आर्म 1 ही है ना, प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2, दैट इज C1, दैट इज C2 इंटू लीवर आर्म 2। ये जब यहाँ पे आप लगाओगे तो आपका ये भी निकल के आ गया 0.36 FCK BW XU इंटू लीवर आर्म 1 आपका है D माइनस 0.42 XU, प्लस C2 फोर्स की अगर मैं बात करूं तो C2 फोर्स आपका है 0.45 ऑफ FCK BF माइनस BW इंटू DF, और लीवर आर्म 2 आपकी यहाँ पे अगेन कितनी है, वही नहीं है, D माइनस DF/2, D माइनस DF/2। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपने निकाल दिया XA, ठीक है। डिजाइन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, डिजाइन फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, अगर आपको AST1 और AST2 निकालना है तो क्या करोगे जरा बताना मुझे। अगर मैं बोलूं आपसे AST1 और AST2 निकाल के बताइए मुझे, कैसे निकालोगे AST1 AST2, बताइए। कोई नहीं, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, क्या करूं, C1 इक्वल टू T1, C2 इक्वल टू T2। मैंने बोला था ना ऑलवेज आपका ये चीज क्या होगी, वैलिड है। जहां पे भी या तो टोटल सी फोर्स को, तीन चीजें वैलिड होंगी यहाँ पे, या तो आप टोटल सी फोर्स को टी के इक्वल करो, या आप C1 को T1 के इक्वल करो, या C2 को T2 को इक्वल करो। तीनों से आपके सभी जगह से कैलकुलेट करोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल निकल के आएगा। अगर टोटल सी फोर्स से अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे तो एक निकल के आएगा, टोटल टी फोर्स से निकालोगे वही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आएगा, सेम आएगा। C1 से निकालोगे तो एक आएगा, T1 से निकालोगे तो वही आएगा, ठीक है। यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका सेम निकल के आएगा इन तीनों केस में जो मैंने बताया आपको, C फोर्स T फोर्स, C1 T1, C2 T2, कहीं से भी निकालो आप, ठीक है। तो अगर आपको बोला AST1 निकालिए तो डिजाइन फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या हो गया। अगर डिजाइन फॉर्मूले की मैं बात करूं तो डिजाइन फॉर्मूला आपका निकल के आ गया यहाँ पे। पहला आप निकालोगे यहाँ पे AST1 आपका निकलेगा C1 इक्वल टू T1 से। जब C1 को T1 के इक्वल करोगे तो C1 इक्वल टू T1 करोगे तो C1 कितना है आपका, C1 है आपका 0.36 FCK BW XU, हो जाएगा 0.36 FCK BW XU डिवाइडेड बाय T1 डिवाइडेड बाय C1 इक्वल टू T1, तो डिवाइडेड बाय 0.87 ऑफ Fy, 0.87 ऑफ Fy। ये हो जाएगा आपका AST1 का फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपका है AST2 जब निकालोगे तो C2 इक्वल टू T2 करना पड़ेगा आपको, इससे निकल के आ जाएगा आपका AST2, और AST2 आपका रहेगा फॉर्मूले में, ठीक है। C2 यानी C2 कितना है 0.45 FCK, 0.45 FCK BF माइनस BW, BF माइनस BW, 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF डिवाइडेड बाय
0.8 से बनाओ Fy। ये आपके डिजाइन फॉर्मूलेज निकल के आ गए। सेकंड केस आपका ये हो गया। किसी को दिक्कत है इस केस में तो पूछ सकता है चीजें। दिक्कत है इनको यार। किसी को प्रॉब्लम कहीं पे? सही है ना? अब इसके बाद फाइनल केस, ठीक है, इसको कर लो। देन उसके बाद लास्ट केस आपका आता है।
हो गया सबका ये केस 1। नेक्स्ट आपका है केस 2, ठीक है। आप करिए इसको, केस 2 लिखिएगा। केस 2 में सेम है, न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेब में ही लाई करेगी सेकंड केस में भी, ठीक है। केस 2 लिखिए, सॉरी हाँ केस 3, केस 3 लिखिए। केस 3 में लिखिएगा न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस विद इन द वेब, न्यूट्रल एक्सिस विद इन द वेब और केस यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए सामने, अब वाला केस। केस सामने लिखा हुआ है ऊपर, ऊपर एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ, डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्स यू। वो केस लिख लो सामने, केस 2 वेब में, और डी एफ एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्स यू। तो ये वही केस हो गया नॉन यूनिफॉर्म वाला। इसमें जो आपका फ्लैंज है वो किसमें, रेक्टेंगुलर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन और पैराबोलिक स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, काम हमें ऐसी चीज करनी है कि जो आपका फ्लैंज हो वो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर ही आए, जिससे हमारी एनालिसिस इजी हो, ठीक है। तो इसके लिए एक पॉइंट लिखना पहले, इसमें पॉइंट लिखिएगा एक, the flange will be partly in rectangular, the flange will be partly in rectangular and partly in parabolic portion, and partly in parabolic portion of stress diagram, partly in, the flange will be partly in rectangular, partly in rectangular and partly in parabolic portion of stress diagram, partly in parabolic distribution of stress diagram, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे सेम केस है, केस यही है, थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखना है क्या, यहाँ पे पोर्शन सेम है, बिहेवियर सेम होगा, फ्लैंज इंडिविजुअल बिहेव करेगा, वेब आपका इंडिविजुअल बिहेव करेगा। कहाँ से कहाँ तक किसको कंसीडर करना है वो चीज हमने डिस्कस कर ही रखी है, ठीक है। ये आपका हो गया फ्लैंज, दिस इज द फ्लैंज, ये सॉरी ये क्या हो गया, वेब, दिस इज द वेब। इस वेब में आपकी, ठीक है, फ्लैंज आपने जोड़ लो यहाँ पे। फ्लैंज जब आप जोड़ोगे यहाँ पे, तो फ्लैंज में थोड़े बड़े कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि प्रॉपरली समझ आए चीजें, ठीक है। यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेब में ही लाई कर रही है, रेनफोर्समेंट आपकी यहाँ आपने प्रोवाइड कर रखी है, रेनफोर्समेंट ये, ठीक है, ये रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है टेंशन साइड में। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, अगर आप पूरा का पूरा डीएफ कंसीडर करोगे, ठीक है, अगर पूरा का पूरा डीएफ कंसीडर करोगे तो इस केस में आपका जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो कोड ने क्या कहा, देखो बीएफ तो आप कट कर ही रहे थे ना, बीएफ क्या है, बी को कट करके आयु डिस्टेंस तो बीएफ है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, आपको डेप्थ भी कट करनी है थोड़ी सी फ्लैंज की। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इतना पोर्शन यहाँ से कट कर दे रहा हूँ फ्लैंज का, ये मैंने कट कर दिया, ये पोर्शन भी मैंने कट कर दिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन हटा दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन भी मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब ये वाली डेप्थ जो कोड ने आपको कंसीडर करने के लिए कही है, दैट डेप्थ विल बी वाई एफ, ये डेप्थ है आपकी वाई एफ। अब जो आपकी
डेप्थ ऑफ फ्लैंज इससे पहले डीएफ थी, यानी टोटल डेप्थ ऑफ फ्लैंज तो आपकी डीएफ अभी भी है ही है, जहां पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपका पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, ये दोनों पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को कट करने के बाद जो ये पोर्शन बचा हुआ है, इस पोर्शन में अब आपका जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका प्योरली रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, ये कट करनी है और कोड ने आपको ये वाई एफ की वैल्यू कितनी आपको कंसीडर करनी है ये भी आपको मेंशन कर रखी है। तो पूरी एनालिसिस सेम है, बस चेंजेस कहां पे होगा, ये डीएफ की जगह वाई एफ हो जाएगा, यहाँ पे वाई एफ हो जाएगा। जो भी फॉर्मूले आपके कैलकुलेट होके आएंगे सारे फॉर्मूलों में जहां जहां पे आपने डीएफ रखा है वहां पे आपका वाई एफ हो जाएगा, बाकी एनालिसिस आपकी पूरी सेम रहेगी। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसको ना और बड़ा कर लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो एक सेकंड, फ्लैंज थोड़ा सा ज्यादा ही मोटा बना देता हूँ मैं इसको, ये लो फ्लैंज। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जब आप स्ट्रेस का डायग्राम बनाओगे तो स्ट्रेस का डायग्राम अगेन आपका देखिए, सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट, यहाँ पे अगेन एक टी फोर्स निकलना है, वही टी फोर्स जो आगे आपने कैलकुलेट किया। और अब देखिए जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा इस वाले पोर्शन में तो पैराबोलिक आएगा। ठीक है, पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर, यानी पैराबोलिक आपका देखिए कुछ ऐसा जाएगा, पैराबोलिक यहाँ पे वाले पोर्शन तक। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से ये होना स्टार्ट होगा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होना स्टार्ट हुआ और ये आपका रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद दिस इज रेक्टेंगल पोर्शन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मैं चीज मैंने बोली आपसे, ये वाला पोर्शन आपका पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर वाले रीजन में आएगा। यानी रेक्टेंगुलर में मानो अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा रेक्टेंगुलर आपका देखिए और ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ अगर रेक्टेंगुलर, तो आपका देखिए ये पोर्शन जो आ रहा है पैराबोलिक पोर्शन और रेक्टेंगुलर दोनों पोर्शन के अंदर, यहाँ पे यहाँ तक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगल है, देन उसके बाद पैराबोलिक है इस केस में। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं ये वाला देखिए, तो इस वाले के लिए आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्योरली रेक्टेंगल है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं वेब की, तो वेब को मैं हैच कर रहा हूँ अगेन यहाँ से, इसी से हैच कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लेंज को मैं रेड से हैच कर रहा हूँ, और फ्लेंज हमने कट करने के बाद थोड़ा सा हमारा फ्लेंज बचा हुआ है, ये है फ्लेंज, और इसकी डेप्थ है आपकी वाई एफ, वाई एफ इसकी डेप्थ है। ठीक है, यहाँ पे अगर वेब की मैं बात करूं तो वेब वाला पोर्शन आपका पूरा रहेगा, ये पूरा वेब का पोर्शन है, इस वाले के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा रहेगा। लेकिन फ्लेंज वाला पोर्शन के लिए जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा, ये रहेगा आपका फ्लेंज वाले पोर्शन के लिए। डेप्थ कितनी है इसकी, वाई एफ, डेप्थ कितनी है, वाई एफ। और ये पोर्शन अगर मैं बात करूं फ्लेंज की, तो ये आपका वही चीज है, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। ठीक है, इतना आपका रहेगा बी डब्ल्यू, ये आपका रहेगा यहाँ पे बी डब्ल्यू। ठीक है, ये पोर्शन रहेगा आपका बी डब्ल्यू। ओके, ये आपका पोर्शन बी डब्ल्यू रहने वाला है। देन उसके बाद अब जरा एनालिसिस करना है यहाँ पे, टी पहले निकालो टी फोर्स। तो जब आप टी फोर्स कैलकुलेट करोगे तो टी फोर्स कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपको वही करना पड़ेगा 0.87 ऑफ एफ आई इंटू एच टी, क्योंकि 0.87 ऑफ एफ आई हम लोग लेके चल रहे हैं डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील, डिजाइन स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट हमने कंसीडर कर रखा है 0.45 ऑफ एफ सी के। यहाँ से आपका एक फोर्स यहाँ पे निकलेगा जो कि आपका निकलेगा C2 फोर्स, और C1 फोर्स आपका यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा आपका C1 फोर्स आपका सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वेब में आपने कोई चेंज नहीं कर रखा, आपने सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ कर रखा है, फ्लैंज में कर रखा है। तो C1 फोर्स आपका सेम आएगा 0.36 FCK BW XU, वही चीज आपकी पहले में भी आई थी। C2 फोर्स आपका क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया ना, स्ट्रेस आपका क्या होगा 0.45 ऑफ FCK, दिस इज द स्ट्रेस। एरिया क्या होगा आपका BF माइनस BW इंटू YF। बस चेंजेस यहीं पे आने वाले हैं, बाकी कोई चीज नहीं आएगा। लीवर आर्म आपकी सेम रहेगी इसके लिए। लीवर आर्म 1 की मैं बात करूं तो लीवर आर्म 1 आपकी D माइनस 0.42 ऑफ XU आएगी। दूसरी लीवर आर्म आपकी ये वाली लीवर आर्म, ये कितनी हो जाएगी जरा बताना मुझे। अब लीवर आर्म 2 कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, YF/2। ये आपकी कैलकुलेशन थी इसमें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो जो कोड ने हमें YF निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मेंशन कर रखा है, पहले तो उसी को लिख लेते हैं, बाकी हमें इनको मिटाने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि ये फॉर्मूले आपका क्या होने वाला है, जहां जहां पे DF है वहीं पे तो आपका YF होगा, इसके अलावा फॉर्मूले मिटा के दोबारा लिखने का क्या मतलब नहीं। ये हो जाएगा YF, ये हो जाएगा YF, और DF कहाँ पे देखो जरा, नजरे डालो यहाँ पे जहाँ जहाँ है YF, और हो गया ना। ठीक है, ठीक है, YF डेप्थ अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू IS कोड, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, YF is considered
कंसीडर्ड एज, पहले तो वाई का यूज क्यों कर रहे हैं पहले वो भी लिख लेते हैं, तो एक बार इसको नहीं लिखता हूँ। अब तो डायग्राम बनाना स्टार्ट करो, मैं वाई का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन दिस केस, इन दिस केस YF is considered, in this case YF is considered for making stress distribution uniform, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, ठीक है। जो फ्लैंज है उस वाले पोर्शन का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म करने के लिए YF हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। और YF इन्होंने जो फॉर्मूला गिवन दे रखा है आपको, ये आपका 0.15 ऑफ XU प्लस 0.65 ऑफ DF, ये आपको कंसीडर करना है YF। अपनी एनालिसिस में YF की वैल्यू आपको ये लेके चलनी है, 0.15 ऑफ XU प्लस 0.65 ऑफ DF। ये आपका रेकमेंडेड फॉर्मूला है बाई IS 456/2000। यहाँ से आप YF निकाल सकते हो इजिली, ठीक है। यहाँ से YF निकल गया आपका। अब देखिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप निकालोगे, इसके बाद ए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी क्या है, XU ही कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये निकल के आएगी आपकी टोटल सी फोर्स इक्वल टू, यानी C1 प्लस C2 इक्वल टू T फोर्स। और टोटल सी फोर्स आपका यहाँ पे है, वही चीज था, मैंने यहाँ पे मिटा दिया इसको, 0.36 FCK BWXU प्लस T, टोटल सी फोर्स आपका 0.45 ऑफ FCK BF माइनस BW YF, ये हो गया टोटल सी फोर्स। T फोर्स है आपका 0.87 ऑफ FY AST। बस यही था आपका, कुछ नहीं है इसमें। अब बाकी एक केस याद रखना है, दूसरे वाले केस में इतना ध्यान रखना है कि बस DF की जगह YF हो जाएगा, और YF की वैल्यू है 0.15 ऑफ XU प्लस 0.65 ऑफ DF। बाकी आपका पूरा एनालिसिस सेम है। कर लीजिए इसको।
ठीक है, एक क्वेश्चन लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। ई बीम का क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 30 30 मार्क्स में पूछा गया था इससे पहले एसएससी जेई में, ठीक है। लिखिए इसको, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ रहा है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ पहले। क्वेश्चन लिखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैं क्वेश्चन पूरा मेरे पास नहीं पढ़ा है, मैं डाटा है मेरे पास पढ़ा हुआ उसका, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम में स्पैन आपको गिवन है, स्पैन इज 9 मीटर का, 9 मीटर का स्पैन है। कैपिटल डी आपको गिवन है, कैपिटल डी 750 mm है, 750 mm। कवर यहाँ पे 80 mm का दे रखा है, कवर गिवन है 80 mm का, ठीक है। 750 mm कवर आपका 80 mm हो गया। देन आपको विड्थ दे रखी है टोटल फ्लैंज की, ठीक है। टोटल विड्थ दे रखी है 2000 mm, 2000, हाँ 2000 mm आपको टोटल विड्थ दे रखी है फ्लैंज की। विड्थ ऑफ वेब आपको गिवन है 300 mm, विड्थ ऑफ वेब आपको 300 mm। M25 का कंक्रीट गिवन है यहाँ पे आपको, डीएफ आपका 150 mm दिया हुआ है, डीएफ 150 mm। 6 नंबर ऑफ 32 mm डायमीटर HYSD बार्स, 6 नंबर्स ऑफ 32 mm डायमीटर HYSD बार्स आर यूज्ड, ठीक है। बार्स हमारे HYSD बार्स हैं, 6 नंबर्स ऑफ 32 mm डायमीटर HYSD बार्स ऑफ FE 500, ठीक है। FE 500 आपके ये बार्स हैं जो कि आपको यूज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिजाइनिंग करनी है, मोमेंट और रेजिस्टेंस निकाल के बताना है। 30 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये, इसके साथ एक क्वेश्चन थ्योरी थोड़ा जोड़ रखा था, 2-3 मार्क्स का होगा, 2-4 मार्क्स का, सिंपल सा कुछ पता नहीं, मुझे याद नहीं है, थोड़ा थ्योरी जोड़ रखा था। 30 मार्क्स का टोटल 2 क्वेश्चन लगा के आए थे पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करना, करते हैं इसको ट्राई, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको पता ही है, रिक्वायरमेंट किसकी है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज की, फ्लैंज ना, तो BF निकालिए सबसे पहले आप, वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है काफी। तीनों केस लगा के ट्राई करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर्स निकालिए अपने, 1-2 केस के तो आंसर मेरे पास हैं, सभी केस के आंसर मेरे पास भी नहीं है, तो आप ही लोगों को कैलकुलेट करना है। ये स्पैन आपका कौन सा इफेक्टिव स्पैन होगा, ठीक है ना, इफेक्टिव स्पैन है। तो BF निकाला सबसे पहले आपने, टी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम दे रही है, टी बीम है, ठीक है ना, सिंपली सपोर्टेड टी बीम है। पहले स्टेप में आप BF निकाल रहे हो 1358.8, हाँ 1359 कर लो सुबह, ठीक है, गुड, हाँ सही है। उसके बाद आप निकालो सेकंड में XU लिमिटिंग, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आपका निकालना इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, यानी BF कैलकुलेट करना, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इसको आप कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आपकी BF निकल के आएगी आपकी, BF इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है देखो, आइसोलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो मैंने कहा था आइसोलेटेड का केस लेके चलना, और उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका L0/B प्लस 4 प्लस BW, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है L0/B प्लस 4 प्लस BW, ये होता है इसका फॉर्मूला आपका BF का, ठीक है। L0 क्या था, L0 था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द जीरो मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में L0 ही L इफेक्टिव है,
ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, एल नॉट ही एल इफेक्टिव है। ठीक है, वही वाली बात आपने पढ़ी होगी ना गंगाधरी शक्तिमान में। ठीक है, एल नॉट ही एल इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव कितना दे देगा आपको, एल इफेक्टिव इक्वल टू दिया हुआ है आपको 9 मीटर, 9 मीटर इक्वल टू एल नॉट। सेम है यहाँ पे सिम्पली सपोर्टेड बीम के केस में। कॉन्टिन्यूस के केस में आपका 0.7 से मल्टीप्लाई हो जाता है ये। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस का केस होगा तो 0.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एल नॉट निकालने के लिए एल इफेक्टिव। बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है, जरा रखिए इसमें वैल्यूज को जब आप पुट डाउन करेंगे यहाँ पे तो बी एफ इक्वल टू निकल के आ जाएगा इसमें, एल नॉट है आपका 9000 डिवाइडेड बाई 9000 mm में कन्वर्ट कर दिया मैंने। बी आपको गिवन है 2000 प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे उन्होंने 300 mm। तो टोटल ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपकी कितनी निकल के आई, 1359 ना, 1359 आपकी ये निकल के आ गई विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, 1359 mm इतना आपका निकल के आ गया इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, पहला काम आपका हो गया। सेकंड आपको निकालना है एक्सयू लिमिटिंग। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता यहाँ पे निकालना क्या है, क्वेश्चन में लिखे ना एमओआर कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखे ना एमओआर, हाँ इतना ही आएगा 308.2। एक्सयू लिमिटिंग आपको सेकंड में निकालना है, दैट इज एक्सयू लिमिटिंग। ये एक्सयू लिमिटिंग आपका फॉर्मूला है के इंटू डी। के आपका होता है एफई 500 के लिए 0.46 इंटू डी, स्मॉल डी है यहाँ पे, कैपिटल डी आपको 750, कवर आपको 80, यानी कितना हो गया 670 ना, 670 का आपका ये हो गया ये। तो कितना निकल के आ गया ये 308.2 mm, 308.2 mm। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन गए देखो, एक्सयू लिमिटिंग और बीएफ, दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहला केस 1 से ट्राई करो, केस 1 से कहाँ जा रहा, फिर केस 2 से करो, लास्ट में फिर केस 3 से करेंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, थर्ड स्टेप है आपका यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वन 171.62, हाँ सही है, एक्सयू 171.626 आएगा। और आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे फिर एक्सयू आपका क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू डीएफ। डीएफ तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, 150 ही दिया हुआ है, तो वेब में ही जा रहा है ना। तो केस 2 ट्राई करो, उसके बाद केस 2 में चेक करो। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपका निकालना है अब की बार आपको। जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप निकालोगे तो केस 1 पहले कंसीडर करिए। केस 1 में हमने निकाला था व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज, जब आपकी न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में है तो उस केस में जो फॉर्मूला आपका आया वो फॉर्मूला लगाइए, और फॉर्मूले में कोई चेंजेस है ही नहीं। ठीक है, फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज है कि आपको बी डब्ल्यू की जगह बी की जगह बी एफ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सयू जब आपका निकल के आएगा, इस केस में देखिए एक्सयू जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक्सयू आपका निकल के आएगा यहाँ पे 0.87 ऑफ एफ वाई ए एस टी, फॉर्मूला जो हमने निकाला अभी थोड़ी देर पहले, डिवाइडेड बाई 0.36 ऑफ एफ सी के बी एफ इंटू एफ सी के बी, 0.36 एफ सी के बी एफ, ये है ना फॉर्मूला, एफ सी के बी एफ, यस ये फॉर्मूला है। इसमें रखिए वैल्यूज 0.87 एफ वाई आपका 500 दिया हुआ है आपको। AST की अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर ऑफ बार, 6 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 32 mm डायमीटर, 0.36 ऑफ FCK M25, FCK क्या दिया है 25, हाँ ठीक है 25 आपको FCK दिया हुआ है, और BF आपने निकाल दिया है 1359, 13.59। तो ये वैल्यू आपकी XU की कितनी आई कैलकुलेट करो फटाफट। 171 पॉइंट कितना बोला आपने 6 ना, ये वैल्यू निकल के आ रही है, बोला 171.6, कैलकुलेट करिए आप लोग भी 171.6 mm, इतनी ये वैल्यू आ रही है आपकी XU की। ठीक है, XU की वैल्यू जब इतनी आएगी तो आपको पता है DF की वैल्यू कितनी है,
डीएफ की वैल्यू आपकी 150 है, डीएफ की वैल्यू आपकी 150 है, और एक्सयू आपकी 150 से ज्यादा जा रही, इसका मतलब क्या है, डीएफ आपका कहाँ लाई कर रहा है, सॉरी एक्सयू आपका कहाँ लाई कर रहा है, वेब में, है ना। तो डीएफ इज लेस देन एक्सयू, केस 3 आ रहा है, हाँ तो ट्राई करो केस 3 में भी, डीएफ इज लेस देन एक्सयू, सो न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब, न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेब में, इतना तो आपको पता चल गया है, ठीक है। अब कौन सा केस लगाना है, डीएफ वाला केस लगाना है या वाईएफ वाला केस लगाना है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। केस थर्ड है ना, हाँ तो केस थर्ड में मुझे केस 2 के वैल्यूज थोड़ा बताना, ठीक है, मैंने केस 2 के वैल्यूज मेरे पास नहीं है। केस 2, अगला है आपका केस 2। केस 2 में आपको कंसीडर करना है व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस, व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब, और इसमें आपका केस क्या है, एक्सयू इज ग्रेटर देन डीएफ एंड डीएफ इज लेस देन 3/7 ऑफ एक्सयू, ठीक है। डीएफ इज लेस देन 3/7 ऑफ एक्सयू। इस केस में आप निकालिए एक्सयू, आपका काम यहाँ पे एक्सयू ही निकालना है, फॉर्मूले आपने निकाल के रखे हैं। तो एक्सयू निकालने के लिए फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या 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 अप्लाई किया था आपने, फॉर्मूला आपका देखिए कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया, सेकंड वाला 0.36 एफसी के बीडब्ल्यू एक्सयू प्लस 0.45 एफसी के, इस फॉर्मूले में रखिए जरा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला है आपका 0.36 एफसी के बीडब्ल्यू इंटू एक्सयू प्लस 0.45 ऑफ एफसी के BF माइनस BW, 0.45 BF माइनस BW इंटू DF इक्वल टू 0.87 ऑफ FY/AST। ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ से आपका XU निकल के आ जाएगा, ठीक है। XU कैलकुलेट आप लोग करोगे 0.36, FC के आपका है 25, BW की अगर मैं बात करूं तो कितना दिया हुआ है, 200, 300, 300, 200, 300 दिया ना, 300, यस, ये दिया हुआ है आपको 300, BW इंटू XU आपको निकालना है यहाँ पे 0.45 ऑफ FC के आपका 25 है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंथ 1359, BW आपको 300 दिया हुआ है, DF आपको दिया हुआ है 150, 0.87 ऑफ FY आपको 500 दिया हुआ है, AST आपको 6 बार्स दी हुई हैं ऑफ 32 mm डायमीटर, 6 बार्स ऑफ 32 mm डायमीटर, 5/4 ऑफ 32 का स्क्वायर। तो यहाँ से जरा मुझे निकाल के बताइएगा XU कितना आ रहा है, सभी लोग एग्जैक्ट, सभी की वैल्यू एक आनी चाहिए। लेफ्ट साइड के मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने। कितना, 115 आ रहा है XU 0.56, 115, तो फिर ये तो XU आपका DF से कम आ रहा है वैल्यू तो, है ना। 115 मेरे हिसाब से नहीं आएगी, दोबारा कैलकुलेट करिए एक बार यार, क्योंकि DF कितना 150 है ना, अगर XU 115 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि फिर तो ये केस आपका बनेगा ही नहीं ना, फिर पहला वाला केस में आ गया ये, तो एक बार कैलकुलेट करिएगा, सभी लोग निकालना कैलकुलेट करके। 115.5 ही आ रहा है इसमें, अच्छा क्यों,
हाँ 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 डी एफ ग्रेटर देन 3 अच्छा आपने सीधे ही वाला केस लगा दिया यहाँ पे। हाँ कर सकते हो ये भी आप ऐसे, हाँ बिना इसके ये केस स्टेप ही स्किप कर सकते हो आप, हाँ, सही कह रहे हो आप। हाँ जो एक्सयू आपका निकल के आया ये भी सही कह रहे हो आप, ठीक है। जैसे आपका ये एक्सयू निकल के आया इसी पे आप चेक कर सकते हो, सही कह रहे हो, यहीं पे चेक लगा लो आप। एक्सयू की वैल्यू निकल के आ गई है आपकी, अब बार बार एक्सयू निकालोगे तो यहाँ पे एक्सयू गड़बड़ आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक्सयू आपका गड़बड़, पिछली बार गेट वाला ने सही निकाला था एक्सयू है, एक्सयू इज ग्रेटर देन डीएफ, यानी पहले केस में फेल हो गया है, तो यानी ना ऊपर आ रहा ना इसमें आ रहा, तो ये भी फेल हो गया है ना, फेल ही कर देता हूँ मैं इसको डायरेक्टली, फेल हो गया ये, चलो केस फेल हो गया है अभी। अदरवाइज देखो सही कहा उन्होंने यहाँ पे, सही सही अच्छा दिमाग लगा रखा है। यहाँ देखो एक्सयू की वैल्यू आपकी 171.6 आ रखी है, ठीक है। आप क्या करो, एक्सयू इज ग्रेटर देन डीएफ है, ये तो आपका दोनों केस में पॉसिबल है, ठीक, दोनों केस में हो रहा है एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ। आपको चेक करना है डीएफ और 3/7 ऑफ एक्सयू वाला केस, इसका आप निकालिए 3/7 ऑफ एक्सयू। जब आप 3/7 ऑफ एक्सयू निकालोगे तो ये आ जाएगा 3/7 ऑफ एक्सयू कितना है आपका 171.6, ये कितना आया 128.7 mm, इतना आपका 3/7 ऑफ एक्सयू आ गया। और आप देख पा रहे होंगे डीएफ आपका 150 है, डीएफ कितना है 150 mm है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपका कि डीएफ इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्सयू। तो कंसीडर सीधे कर सकते हो आप यहाँ से वाईएफ वाला केस, मार्क्स नहीं घटेगा इसमें भी आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, सही कह रहे हो आप लोग, गलत कराए। क्या आ रहा है 73.55, ये वाला 73.54, ठीक है जो भी आया ये, तो तब भी आपका डीएफ ज्यादा ही है फिर उस केस में भी, ठीक है, फिर भी डीएफ ज्यादा ही है, डीएफ इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्सयू। तो ये केस आप डायरेक्टली इसके बाद ये भी करके, ठीक है, आप डायरेक्टली उसके बाद कंसिडर केस 3 कर सकते हो डायरेक्टली, केस 2 चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। ऐसे भी आप लोग चेक अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। देन उसके बाद आप सीधे क्या कर दीजिए, कंसिडर वाईएफ केस। अगला है आपका केस नंबर 3, केस नंबर 3 आप चेक करिए, कंसिडर वाईएफ केस, कंसिडर वाईएफ केस। आप वाईएफ वाला केस यहाँ पे अप्लाई करिए। तो जब वाईएफ वाला केस आप अप्लाई करेंगे तो वाईएफ की वैल्यू क्या होती है पहले तो वही निकालिए। वाईएफ है आपका फॉर्मूला 0.15 ऑफ एक्सयू प्लस 0.65 ऑफ डीएफ, ये फॉर्मूला आपका वाईएफ का है। यहाँ पे 0.15 ऑफ एक्सयू प्लस 0.65 ऑफ डीएफ आपका होता है 150 दिया हुआ है इसने, ठीक है। और 1.65 इंटू 150 करो जरा, कितना आया 97.5 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी इक्वल करोगे तो 0.15 ऑफ एक्सयू प्लस 97.5 ऑफ 97.5, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए वाई एफ को, ठीक है, क्योंकि एक्सयू हमें यहाँ पे पता नहीं है तो एक्सयू की वैल्यू तो कुछ रख सकते नहीं है यहाँ पे हम लोग, ठीक है। ये वाला कर लिया जिसने, ये वाला कर देना, फेल कर देना, उसके बाद लिखना ऑल्टरनेटिव वे करके, ऑल्टरनेटिव वे में आप लोग ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख देना, डायरेक्टली आपको ये स्टेप करना ही नहीं है, स्किप कर देना इसके पूरा, ठीक है। देन उसके बाद वाई एफ आपका निकल गया, अब आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करिए, फॉर्मूला निकालिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप कैलकुलेट करेंगे, आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जब आप न्यूट्रल एक्सिस की एक्चुअल डेप्थ कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला है आपका 0.36 ऑफ एफ सी के बी डब्ल्यू एक्स यू प्लस 0.45 ऑफ एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ इक्वल टू 0.87 ऑफ एफ वाई इंटू ए एस टी, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करिए और यहाँ से निकालिए एक्स यू की वैल्यू। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0.36 एफ सी के आपका 25 है, विड्थ ऑफ वेब आपकी है 300 mm, एक्स यू प्लस 0.45 ऑफ 25, बी एफ की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1359 आपने निकाली अभी, 300 आपकी विड्थ ऑफ वेब है। वाई एफ आपने यहाँ पे इक्वेशन निकाल रखी है एक, ये इक्वेशन आपकी है 0.15 ऑफ एक्स यू प्लस 97.5, ये आपने निकाल रखी है वाई एफ की वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद इक्वल टू आप करेगा 0.87 ऑफ एफ वाई, आप 500 एफ वाई 500 है इंटू
AST आपकी 6 बार्स हैं 32 mm डायमीटर्स की। तो यहाँ से आपका फाइनली XCU निकल के आएगा, फिर चेक करेंगे हम लोग XCU में आपका जो निकल के आया पास हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब निकालिए एक्चुअल XCU। इस वाले केस में देखो, यहाँ से जंप आपने कब कर सकते हो पता है? वैसे जंप ना अगर करोगे मार्क्स कटेंगे। देखो जंप का एक एक केस में कर सकते हो, यहाँ पे देखना जरा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, अब देखो XU की वैल्यू आपकी एक निकल के आ गई ना, कुछ एक XU की वैल्यू आ गई। आपको अगली XU की वैल्यू नहीं पता है अभी कि केस 2 में क्या निकल के आने वाली थी। लेट अस कंसीडर ये वैल्यू आपकी अगर वेब में जा रही तो क्या पता 200 आती या 250 आती। लास्ट वैल्यू कितनी आ सकती है? 300 आती है, ठीक है ना, इतनी वैल्यू तक जा सकती है 300। अगर XU की वैल्यू 300 भी आ जाती तब भी आप यहाँ पे सेटिस्फाई कराओगे तो नहीं निकलेगा आपका ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। आप 300 रखिए यहाँ पे तब भी आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जस्ट दुगनी वैल्यू एज्यूम कर दी जितनी आ रही है, उसके बाद भी आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तभी हमने केस 3 में जंप मार रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू सच में 115.56 आ रही है, यही गलती कर रखी है हमने। देखो एक बार जरा इसमें, यही आई थी पिछली बार भी, आई थी, करा था पिछली बार आपने। अच्छा आपने नहीं किया था पिछली बार में, कराया था क्वेश्चन तो कराया था पिछली बार में। एक फ्लैंज एक वेब, तो ऑब्वियसली बात है फेल ही हो रहा होगा फिर सीधे ही ना, डायरेक्टली ये फेल है सीधे। टू जीरो एट पॉइंट, हाँ गुड, वेरी गुड। XU आपका 209 आ रहा है इस केस में। मैं कर रहा हूँ 208.9 को कर रहा हूँ मैं 209 mm। इतना आपका XU की वैल्यू आएगी इस केस में। ये हो गई आपकी XU की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ द XU। अब चेक करिए XU आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा। XU 209 mm आ गया, तो ग्रेटर देन DF है। DF है तो ओके है पहले केस में तो, ठीक है। DF से ज्यादा है ये वैल्यू तो पहले केस में ओके है। दूसरा आप निकालिए 3/7 ऑफ XU निकालिए इसका। 3/7 ऑफ XU यहाँ पे है 209, तो 3/7 ऑफ XU कितना आया आपका? 89.57। 89.57, ठीक है। 3/7 ऑफ XU केस कौन सा है? DF इज DF इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ XU, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सही है। DF इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ XU, तो ये केस भी आपका ओके हो गया। दोनों केस में आपका ये पास हो गया, ठीक है। केस 1 और केस 2 में दोनों में पास हो गया। अब आप इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इजिली। नेक्स्ट आप निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने से पहले हमें YF की रिक्वायरमेंट है ना। अब तो XU आपको मिल गया तो YF आप निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 YF जब आप निकालोगे यहाँ पे तो ये YF हो जाएगा आपका 0.15 इंटू XU। XU आपका है 209 प्लस 97.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो YF कितना? 128.85 ना, 85 mm इतना आपका आ गया YF की वैल्यू। YF निकलने के बाद अब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लीजिए सीधे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका है
0.36 ऑफ FCK BW XU into D minus 0.42 of XU plus 0.45 of FCK BF minus BW into YF into D minus DC D minus YF by 2। ये हो गया वैल्यू आपकी किसकी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले निकाला। बस आप इसमें फॉर्मूले में पुट डाउन करिए वैल्यूज को और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 0.36, FCK आपका है 25, विड्थ ऑफ वेब आपकी यहाँ पे हो जाएगी 300 mm, XU आपने निकाल दिया है 209, D आपको गिवन है 670 माइनस 0.42, XU आपका 209 प्लस 0.45, FCK आपका है 25, BF आपका यहाँ पे निकाला आपने 1359, BW आपका 300 निकाला आपने, YF 128.85 इंटू D माइनस DF बाई 2, D है आपका 670 माइनस YF बाई 2 आपका 128.85 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट करिए इसको। कितना है, कितना किलोन्यूटन मीटर में निकालना, कितना है किलोन्यूटन मीटर में, डिवाइड बाई 10⁻6 करके निकालना। फाइनल जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाई कर देना 10⁻6, तो किलोन्यूटन मीटर में आ जाएगा, तो कम आ जाएगी वैल्यू। कितनी फिर भी बताओ कितनी आई, 10⁻6 करोगे ना, न्यूटन mm में वैल्यू है ये, किलोन्यूटन मीटर में निकालोगे तो कितनी, फिर भी बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा ही है मोमेंट इसका। बताओ कितना, कितना लाखों में आ रहा क्या? पहले पहला आप करो, उसके बाद दूसरा आप करो, फिर दोनों को प्लस करके फिर डिवाइड करो अगर प्रॉब्लम आ रही तो। 12 सही है, 1259 एग्जैक्ट। ठीक है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब 1258 पॉइंट कुछ आएगा, 1259। आप लोग भी करिए कैलकुलेट इसको। ये हो गया आपका भाई LSM कंप्लीट। LSM कंप्लीट मतलब अभी LSM बीम की अभी वो स्पेसिफिकेशन आपको लिखने बचे हुए हैं। बीम के स्पेसिफिकेशन आपके कल करेंगे हम लोग, कल बताता हूँ मैं टाइमिंग का, ठीक है, जो भी होता है आप लोगों को ना। कैलकुलेटर एग्जाम में कभी कैलकुलेटर चलाने में दिक्कत होती तो क्या करो, तसल्ली से करो, पूरा आसान करने की कोशिश मत करो। ठीक है, कभी भी ध्यान रखो, जितना मुझे कैलकुलेशन में जो मतलब इजीनेस होता है, क्या करना चाहिए आपको, जैसे माइनस वाले ये टर्म है पहले इनको कर लो, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करो। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करोगे तो बॉड मास गलत हो जाता है ऐसे। ठीक है, फिर वो आंसर गलत गलत बैठ जाता है आपका। हाँ, तो यहाँ से करो, फिर यहाँ करो, उसके बाद इसको एक वैल्यू रख दो, फिर प्लस करके फिर यहाँ इन दोनों को माइनस करो, ये माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करो, तो इससे ईजी पड़ता है। हाँ, और ये तो माइनस आप नॉर्मली वैसे भी कर सकते हो, मुंह से कर दिया इसको माइनस यहाँ पे, और इसके बाद आप ये वाला माइनस कर लो डायरेक्टली। अब तो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया LSM का आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब से ऑब्जेक्टिव चीजें जो आएंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आप पढ़ोगे 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 10-12 मार्क्स इससे आगे आने वाले टाइम पे। तो ये क्लासेस मिस मत करना। आप चीजें सारे कोडल प्रोविजन हैं आप मैक्सिमम, आप सीयर पढ़ो, बॉन्ड पढ़ो, ठीक है, या कॉलम पढ़ो, या इसके अलावा स्लैब पढ़ो। कोडल प्रोविजन ही कोडल प्रोविजन है कि वहां पे कितनी स्टील प्रोवाइड करनी है, कितने आपके स्टिरप्स प्रोवाइड करने हैं, क्या आपको स्पेसिंग रखनी है, वही चीजें हैं सब आपकी चीजें। अब ठीक, कॉन्सेप्ट जो डेवलप होगा वही कॉन्सेप्ट होगा। मेजर पोर्शन आपका ये निपट गया है।
यही पोर्शन मेजर रहता है आपका, जिसमें ना जिसमें दिक्कत आती है, डेरिवेशन से आपके इतना इजीली बनते नहीं है बच्चों के। बाकी आगे आने वाले टाइम पे तो आप कर ही लोगे चीजें इजीली। हाँ बीम की डिजाइनिंग में, हाँ अभी डिफ्लेक्शन जैसे पढ़ाऊंगा, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए बोल देते हैं आपसे वो। तो जब क्वेश्चन जैसे एसएससी जेई निकल जाएगा, तो आपको फॉर्मूला तो मैं करा दूंगा कि ऐसे निकालना है, ये करना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। कन्वेंशनल में अगर आपको उसको अप्लाई करना है तो उसको अप्लाई कर लेना आप इसमें से। अदरवाइज एक वीडियो मैंने करा रखी है, वीडियो में ना रिकॉर्डेड वीडियो होगी आपकी बीम की, उसमें मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन भी लेके चल रखा है मैंने उसका, डिफ्लेक्शन वाले का, कैसे डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, एरिया ऑफ स्टील निकालनी है उसमें। ठीक है। तो कल का देखते हैं टाइमिंग, क्या पता, नहीं तो मैं 2 से कर दूंगा ये टाइमिंग क्लास, ठीक है, 2 ढाई से कर दूंगा दिन के। हाँ मॉर्निंग में 7 बजे आ जाओ फिर। हाँ तो 7 बजे आ जाओ फिर मॉर्निंग में ना, चलेगा। हाँ तो मॉर्निंग 7 बजे आ जाओ फिर तुम लोग, मैं अभी आपको मैसेज करता हूँ कल थोड़ी देर बाद, ठीक है। हाँ मॉर्निंग 7 बजे, ठीक है, 2 बजे तुम लोगों का। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, मॉर्निंग मॉर्निंग वाले सभी मॉर्निंग वाले हो ना। चलो ठीक है, मैं मॉर्निंग में देखता हूँ, नहीं तो मैं मैसेज कर दूंगा आपको, 7 बजे आपको मॉर्निंग में कल आ जाना आप लोग, ठीक है। क्योंकि पीएससी शाम को कर दूंगा मैं, या 1.5 2 घंटे ले पाऊंगा मैं, तो 2 घंटे की क्लास ही लेनी है। हाँ तभी आप लोगों ने गैप बीच में बोला, तभी मैंने बोला कि दिन में 2 बजे कर दूंगा क्लास, अगर गैप अगर हो रहा तो फिर ओसीएफ होती, ओसीएफ के बाद डायरेक्टली मैं क्लास कर देता यानी। हाँ तो फिर अगर दिन में प्रॉब्लम है तो फिर मॉर्निंग में आ जाना आप लोग, देखते हैं, नहीं तो अगर क्लास अगर नहीं करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा क्लास कल ऑफ है पूरी, ठीक है, जो भी रहेगी। ठीक है चलो।